चैप्टर का नाम है मनी, इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर। छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो कुछ एक क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें कि मनी का मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों दुनिया में मनी इवॉल्व हुआ, मनी का मतलब क्या है, लीगल टेंडर मनी किसको बोलते हैं, इंडिया में मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा सबसे प्रैक्टिकली। एक थ्योरेटिकल पार्ट है हाई पावर मनी किसको बोलते हैं, मनी का काम क्या है और मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी कैसे धीरे धीरे फॉर्मेट चेंज हुआ मनी का। तो पहले बोलते हैं बार्टर सिस्टम क्या है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, सामान के बदले सामान लेना, यानी सी टू सी इकोनॉमी। दुनिया में यही चलता था पहले, बट इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कुछ, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब मेरे पास जो है वही तुम्हारे, जो मेरे को चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए, जो तुमको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी बार्टर पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर का। कॉमन मेजरमेंट का कोई वैल्यू ऑफ नहीं था, बोथ गुड्स मे नॉट बी ऑफ सेम वैल्यू, जो मैं आपको दे रहा हूँ बदले में जो ले रहा हूँ उसका अगर सेम वैल्यू नहीं है, अब मैं आपको घोड़ा दे रहा हूँ चावल के बदले, तो मैं घोड़ा आधा तोड़ के कैसे दूँ, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, उधार का लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन बार्टर सिस्टम में बड़ा दिक्कत था कि कितना लेट पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा उसमें। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, मनी को स्टोर करने से उसका कोई टाइम वैल्यू मनी चेंज, मतलब क्या बोलते हैं, मनी का बार्टर सिस्टम में सामान को स्टोर करने से उसका वैल्यू बढ़ता नहीं है, तो ये सब चीज प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का। तो इसी से मनी इवॉल्व हुआ। तो मनी का पहले मतलब क्या है, तो देखो बोला जनरली एक्सेप्टेड, मतलब जनरली जो सबको एक्सेप्टेड है तीन बातों में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, चार बातों में जो जनरली सबको एक्सेप्टेड है, मतलब जनरली सबको जो लेन देन में लेने को देने को तैयार रहते हैं, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज में अलाउड है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, उसका कोई वैल्यू इजीली कैलकुलेट करना पॉसिबल है, स्टोर करने से उसका वैल्यू बढ़ता है, और उधार का ट्रांजेक्शन में इजीली लेन देन हो सकता है। जिस चीज में ये चार फीचर्स है और जनरली सबको एक्सेप्टेड है जो, वही है मनी। अब बोला एक वर्ड है लीगल टेंडर मनी, ये लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो लीगल टेंडर मनी किसको बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट या आरबीआई ने अप्रूवल दिया है, वो है लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल बोला, इलीगल नहीं बोल रहा हूँ, नॉन लीगल ऑप्शनल मनी दो है मतलब। तो लीगल टेंडर मनी क्या है, लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट, मतलब जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया या आरबीआई ने अप्रूवल दिया। अब लीगल टेंडर मनी भी दो टाइप का होता है, लिमिटेड लीगल, अनलिमिटेड लीगल। लिमिटेड लीगल मतलब आप कॉइन्स में अगर बात करो, मैं आपको 10 लाख का पेमेंट करूँ पूरे कॉइन्स में, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो अप टू अ सर्टेन लिमिट जो लोगों को एक्सेप्टेबल है, जैसे एग्जांपल में कॉइन्स, आप अनलिमिटेड कॉइन्स पेमेंट में नहीं लोगे, हालांकि मेंबर मनी लीगल है लेकिन लोग लिमिटेड एक्सेप्ट कर सकते हैं। जबकि नोट्स यानी करेंसीज, पेपर नोट जिसको बोलते हैं, वो आप जितना भी दो कोई भी ले लेगा, तो वो अनलिमिटेड लीगल है। और नॉन लीगल या ऑप्शनल मनी क्या होता है, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो मनी के रूप में लेन देन तो होता है, लेकिन अगर वो उसको गवर्नमेंट कोई अप्रूवल नहीं देता, मतलब अगर चेक, देखो नोट के ऊपर लिखा रहता है ना, आई एग्री टू पे, मतलब आरबीआई के गवर्नर उस पर साइन कर रहे हैं, अगर उस 10 रुपये के नोट के बदले में आपको 10 रुपये मिलेगा बैंक के पास जाओगे तो, लेकिन चेक, अगर पार्टी के अकाउंट में पैसा नहीं हो तो चेक क्लियर नहीं होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर पार्टी डिसऑनर कर दे तो पेमेंट नहीं होगा, यानी इस पर गवर्नमेंट लीगली उसको वैलिडेशन नहीं देता। और एक होता है बैंक मनी, बैंक मनी जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास, उसको भी एक मनी बोलते हैं। तो तीन टाइप का मनी हो गया, लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी, और बैंक मनी। नेक्स्ट टॉपिक आया मनी सप्लाई। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पूरे इंडिया में भी मनी कितना घूम रहा है, यानी मनी का स्टॉक कितना है, यही है मनी सप्लाई। हाउस होल्ड, फर्म्स, इनके पास जो पैसे हैं उनकी बात हो रही है। तो मनी सप्लाई का दो कंपोनेंट है, करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के हाथ में पैसा है वो, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, यानी जो सेविंग और करंट अकाउंट में, देखो सेविंग और करंट अकाउंट में उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, और एफडी वगैरह को टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, एफडी आरडी उन सबको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो जो करेंसी पब्लिक के पास है प्लस जो मनी बैंकों के सेविंग और करंट अकाउंट में पड़ा है, मतलब पब्लिक के नाम पे पड़ा है, बिजनेसमैन और पब्लिक की हाउस होल्ड के नाम पे, उन दोनों को जोड़ लें तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी। तो करेंसी विद पब्लिक में पेपर नोट, कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक, यानी लिक्विड कैश जिसको बोलते हैं, उसको फिएट मनी भी बोलते हैं, कॉइन एंड पेपर को फिएट मनी भी बोलते हैं।
मतलब विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक को मनी ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स। आपका बैंक में पैसा पड़ा, जब भी चेक इशू करके या विड्रॉवल कर सकते हो। तो इसी की बात हो रही है। टर्म डिपॉजिट का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। ओनली नेट डिमांड आर इंक्लूडेड, मतलब इंटर बैंक डिपॉजिट की बात नहीं करो, एक बैंक का दूसरे बैंक के पास पड़ा उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यानी हाउस होल्ड और फर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरबीआई इसका डेटा रिलीज करता है कि इंडिया में मनी मेजरमेंट कैसे होगा। तो 4 टाइप का मनी कैलकुलेशन है, M1, M2, M3 और M4, 4 मेजरमेंट ऑफ मनी है। M1 को मोस्ट लिक्विड बोलते हैं। इसमें आ गया C प्लस DD प्लस OD। पहले फॉर्मूला याद करो, C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी विद पब्लिक, जो आपके पास या मेरे पास पैसा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। DD माने डिमांड डिपॉजिट, मतलब जो बैंकों में सेविंग और करेंट अकाउंट में पैसा पड़ा है। OD माने अदर डिपॉजिट विद RBI, यहाँ पे RBI या कोई फॉरेन बैंक या कोई गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, वर्ल्ड बैंक के पास जो पैसा है इंडिया का, इंडियन नोट्स, IMF के पास जो पैसा है, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो पैसा है, वो सबको मैं जोड़ लूँ, उसको बोलते हैं OD, अदर डिपॉजिट विद RBI। तो 3 है, C प्लस DD प्लस OD। C माने करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, D माने बैंक सेविंग और करंट अकाउंट में जो पैसा है डिमांड डिपॉजिट, OD माने अदर डिपॉजिट विद RBI। तीनों को जोड़ ले तो M1 सप्लाई ऑफ मनी बनता है। नेक्स्ट आया M2। M2 में M1 तो आएगा ही, माने C प्लस DD प्लस OD तो है ही, प्लस पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है। आपको पता है पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। गांव देहात में तो पहले जब बैंक्स नहीं होती थी तो पोस्ट ऑफिस में ही सेविंग अकाउंट खुलता था, वो अब भी कंटिन्यू है। आप शहरों में भी खोल सकते हो, एग्जाम्पल था केवल। तो M1 का मतलब था C प्लस DD प्लस OD। M2 का मतलब M1 तो है यानी C प्लस DD प्लस OD प्लस सेविंग बैंक में जो डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो पैसा है। M3 का मतलब क्या है, M1 तो है ही। देखो मैंने M2 में कहा कि M1 तो है ही, लेकिन मैं M3 में ये नहीं कह रहा हूँ M2 तो है ही। लोग यही गलती करते हैं एग्जाम में। M3 में भी M1 तो है ही, प्लस जो अदर डिपॉजिट विद बैंक है, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट, यानी नेट टाइम डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट विद बैंक को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो M1 क्या हुआ, C प्लस DD प्लस OD प्लस जो बैंकों में FD है, टर्म डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट जो है। और M4 में क्या आएगा, M3 तो है ही, यानी C प्लस DD प्लस OD प्लस टर्म डिपॉजिट प्लस C प्लस DD प्लस OD प्लस टर्म डिपॉजिट विथ बैंक्स प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास भी जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया, क्योंकि M3 में M1 तो आ ही रहा है, क्योंकि M3 में M1 आ रहा है, तो M4 में M3 आ रहा है प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। लेकिन पोस्ट ऑफिस में एक NSC होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस नाम से भी पैसा जमा होता है, उसको एक्सक्लूड करके बात कर रहा है। तो ये हुआ आपका M1, M3, M4। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। M1 को मोस्ट लिक्विड बोलते हैं, M4 को लीस्ट लिक्विड बोलते हैं। M1 वाइडली यूज्ड है, इसी को एग्रीगेट मनी बोलते हैं। M1 और M2 को नैरो मनी भी बोलते हैं, M3, M4 को ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। तो ये आपके कुछ केस लॉज लिखने के काम, MCQ लिखने के काम आ सकता है। हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं, जो मनी RBI और गवर्नमेंट ने इंडिया में छापा है उसी को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, यानी लीगल टेंडर मनी को ही हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक्स, यानी यहाँ पे नॉर्मल मनी की बात हो गया, करेंसी बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, मतलब M1 का पहला दोनों पॉइंट, इसी को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। अच्छा सॉरी गलती हो गई, नॉर्मल मनी बोलते हैं इसको, करेंसी विद पब्लिक एंड DD। हाई पावर्ड मनी क्या हो गया, करेंसी विद पब्लिक प्लस कैश रिजर्व बाय बैंक। तो बैंक जो CRR SLR RBI के पास रख रहा है उसका भी बात हो रहा है, इसी को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। हाई पावर्ड मनी सर्व एक्चुअल बेस फॉर डिमांड डिपॉजिट। हाई पावर्ड मनी के हिसाब से डिमांड डिपॉजिट का बेसिक लॉजिक RBI रूल्स बनाता है उसको लिखकर। लास्ट आंसर है मनी का काम क्या है, मनी का फंक्शंस क्या है। तो मनी के फंक्शंस में प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब मनी का, देखो डेफिनेशन में हमने 4 बातें पढ़ी थी, 4 में से पहली 2 बात प्राइमरी फंक्शन है, 4 में से सेकंड 2 बात सेकेंडरी फंक्शन है, ऐसे याद कर सकते हो। प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू।
सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर वैल्यू, यही तो अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था। जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हैव अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, हैव अ स्टोर वैल्यू एंड हैव अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। पहला दोनों फंक्शन को प्राइमरी फंक्शन कहा, बाकी दोनों फंक्शन को सेकेंडरी फंक्शन कहा। मतलब मनी लेन देन में काम आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, मनी को उधार लेन देन में इजीली कैलकुलेशन पॉसिबल है, और मनी को स्टोर करने से उसका वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट वगैरह आएगा ना। मनी को आप बैंकों में स्टोर करोगे तो, कोई शेयर मार्केट में स्टोर करोगे तो आपका डिविडेंड वगैरह आएगा, तो मनी से उससे मनी का वैल्यू बढ़ता है, स्टोर करने का कोई फायदा होता है। कंटिंजेंट फंक्शन क्या, कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, याद करो। कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब सर, कंटिंजेंट का मतलब होता है किसी बात का होना या नहीं होना किसी और बात के होने या नहीं होने पे डिपेंडेंट है। मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अदर थिंग। तो कंटिंजेंसी का मतलब यही है, जैसे बारिश आएगी तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, और बारिश नहीं आई तो आप मुझे 1 लाख रुपए देना। मतलब आपका मेरा लेन देन बारिश आने पे डिपेंडेंट है। मेरे ऊपर किसी ने कोर्ट में केस किया, अगर कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन देगा तो मुझे कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा, कोर्ट मेरे अगेंस्ट डिसीजन देगा तो मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यानी कॉम्पनसेशन देना या नहीं देना कोर्ट केस पे डिपेंडेंट है। यही होता है कंटिंजेंसी। तो यहाँ पे भी मनी का ये सब काम है, ये चारों, लेकिन ये सिर्फ मनी पे नहीं डिपेंडेंट है, ये बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब और भी चीज़ों पे डिपेंड करेगा चारों कैलकुलेशन होना। जैसे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनआई, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मनी के टर्म्स में ही, लेकिन वो सिर्फ मनी पे डिपेंडेंट नहीं है। वैसे बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मनी से ही उधार क्रिएट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका इनिशियल डिपॉजिट्स कितना है, CRR SLR कितना है, पब्लिक लेना कितना चाहता है। यानी मनी से ही कैलकुलेट होता है, लेकिन डिपेंड कई बातों पे है। सॉल्वेंसी का गारंटी है मनी, आपके पैसा है मतलब आप सॉल्वेंट हो, आप लोगों का उधार चुका सकते हो, लेकिन और भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मनी होगा तभी तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे, लेकिन वो तो फिर रॉ मटेरियल पे भी डिपेंड है, लेबर पे भी डिपेंड है, अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड है, आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं उस पर भी डिपेंडेंट है। यानी सिर्फ मनी पे ये पॉइंट डिपेंडेंट नहीं है, अदर पॉइंट पे भी डिपेंडेंट है, बट ये चारों होते मनी की मदद से है, इसलिए ये भी मनी का फंक्शन है। अब आता है मनी कैसे इवॉल्व हुआ। सर सबसे पहले कॉमोडिटी मनी होता था, मतलब सामान के बदले सामान। फिर आया मेटेलिक मनी, पुराने जमाने में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। फिर आया पेपर मनी, फिर आया क्रेडिट मनी, फिर आया प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब दुनिया में डिजिटल मनी, मतलब क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल, या आपका वॉलेट मनी, ये सब का बात हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, तो एक होता है फुल बॉडीड मनी, मतलब जिसका मेटेलिक मनी वैल्यू है। एक रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी यानी पेपर मनी। एक क्रेडिट मनी, मतलब जिसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिस नोट, ये सब का बात हो रही है। एक डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों के पास होता है, ये सब भी मनी के क्लासिफिकेशन है। ये सब आपके बूस्टर्स में, आपके मेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, तीनों ही, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन और डिमांड फॉर मनी। मनी का क्या क्या डिमांड है, मनी को 3 चीज़ों में काम लगता है। ट्रांजेक्शन मोटिव यानी सामान खरीदने और ये सब चीज़ों में ट्रांजेक्शन करने में। प्रिकॉशनरी मोटिव यानी हम मनी को सेफ्टी के लिए भी रखते हैं कि कभी मुश्किल के टाइम में काम आएगा। और स्पेकुलेटिव मनी, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी हम पैसे को यूज़ करते हैं। तो मनी के ये तीन मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था आपका ये चैप्टर मनी।